Hello everyone, welcome to this tutorial on understanding ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। और आज का जो टॉपिक है वो है ओपीडी क्लिनिक, यानी कि डॉक्टर्स ओपीडी क्लिनिक कैसे करेंगे इस पोर्टल पे, जो नेक्स्ट जेन पोर्टल है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेजरली यही यूज़ हो रहा है। और इसके पहले मैंने दो वीडियोस बनाए थे। एक तो था आपका ओपीडी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जो कि बेसिकली जो आपके ऑपरेटर्स हैं उनके लिए था, एंड द सेकंड वन वाज कि टेम्पलेट कैसे डिज़ाइन करना है जिससे कि जो आपके कॉमन डायग्नोसिस हैं उनके टेम्पलेट्स डॉक्टर अपने बना सकते हैं। अगर जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी अपने हिसाब से, अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बना सकते हैं, और आपका वर्क फ्लो यानी आपका वर्क जो है वो फास्टन अप हो जाएगा, स्मूदन अप हो जाएगा। सो उसके लिए ये वीडियोस मैंने बनाए थे। अब आज देखते हैं कि इस पे काम कैसे करना है, बेसिकली ओपीडी कैसे करनी है। जो हम हाथ से मरीज के प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसे हम डिजिटली कैसे जनरेट करेंगे। तो अभी क्या सिस्टम मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में चलता है कि ओपीडी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, वो पर्चा प्रिंट करके आपके पास आता है, आप उस पर बाई हैंड सारी एंट्री करते हैं। बट अब जब आप अपने ओपीडी में डॉक्टर डेस्क स्टार्ट करेंगे तो आपको उस प्रिंटेड पर्चे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको क्या करना होगा कि आप जो पेशेंट है, आप अपनी आईडी पे लॉगिन करेंगे, डॉक्टर आईडी पे, और आप जैसे ही अपनी आईडी में प्रेस्क्रिप्शन वाला जो आपका ऑप्शन होता है उसे ओपन करेंगे, आपको आपके नाम से जितने भी पेशेंट रजिस्टर हुए होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन में जब रजिस्ट्रेशन होता है पेशेंट का, तो वहाँ पे डॉक्टर सेलेक्ट किया जाता है। जो आपका रजिस्ट्रेशन डेस्क ऑपरेटर है वो एक डॉक्टर को सेलेक्ट करता है। तो वो डॉक्टर, अगर आपके नाम पे जितने पर्चे सेलेक्ट हो रहे होंगे, जितने पर्चे कट रहे होंगे, वो सारे आपके इस पे प्रिस्क्रिप्शन में दिखाई देने लगेंगे। तो इस पे कैसे काम करना है, तो पहले इसको एक ओवरव्यू देख लेते हैं। आप जैसे अभी देख सकते हैं ये होम स्क्रीन है, बहुत सारे मॉड्यूल्स ओपन हैं। ये इसलिए क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने हैं, बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, तो इसलिए मैंने अपने लेवल पे ये सारे मॉड्यूल्स ओपन करा रखे हैं अपने यहाँ पे। बट जब आप काम करने बैठेंगे तो हो सकता है कि इसमें एक या दो ही मॉड्यूल्स ओपन हो। मोस्टली हो सकता है आपका सिर्फ ओपीडी क्लिनिक वाला मॉड्यूल, ये जो जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला मॉड्यूल यही ओपन होगा। ठीक है, तो अब इसे कैसे प्रोसीड करना है, लेट्स स्टार्ट। इस पे पहले क्लिक करेंगे, ओपीडी क्लिनिक ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगी, ऊपर ओपीडी जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है उसके कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि आप कौन कौन से इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स चाहते हैं कि वो आपके प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में दिखाई दें। जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, एज, जेंडर, ये सब तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे। उसके अलावा आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं आपका डिपार्टमेंट दिखाई दे, आपकी क्लिनिक दिखाई दे, पेशेंट का आभार नंबर दिखाई दे, कंप्लेन रिमार्क्स, हिस्ट्री रिमार्क्स, डायग्नोसिस रिमार्क्स, मेडिकेशन रिमार्क्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक एड्रेस का ऑप्शन ऐड कर देता हूँ और इसे फिर आप सेव कर लीजिए। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन सेव सक्सेसफुली। अब आते हैं जो हमारा मेन काम है, डेट इज़ ओपीडी करना, यानी प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करना। तो इसमें सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देखिए, जो आपके डैशबोर्ड पे दिख रहे हैं इंडिकेटर्स, उसमें एक है डॉक्टर डेस्क, जिस पे मेरा माउस इस समय है। इसमें दो ऑप्शन हैं, ऐड प्रिस्क्रिप्शन एंड हज पिलग्रिम्स डेस्क। हज पिलग्रिम्स डेस्क, जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है कि ये जो हज पिलग्रिमेज के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पे जो ड्यूटी लगती है, तो उनके लिए ये आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, जिनकी ड्यूटी लग रही है डॉक्टर्स की। तो अब हम आते हैं ऐड प्रिस्क्रिप्शन पे। ये हमारा बेसिक काम यहीं से होगा। कैसे हम ऐड प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, जो भी पेशेंट मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हुए हैं ऑन दैट गिवन डे, उनकी लिस्ट यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं, सीरियल नंबर है, मेल है तो इसलिए मेल का आइकॉन बना हुआ है। टोकन नंबर 1 है, उसका जो UHID है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, नाम उसका मेंशन्ड है अलॉन्ग विद एज एंड जेंडर। एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आभा एड्रेस, क्योंकि ये आभा बेस्ड रजिस्ट्रेशन नहीं था तो इसलिए आभा एड्रेस नहीं है। प्रैक्टिशनर, यानी जिसके नाम पे पेशेंट रजिस्टर्ड है, यानी जैसे कि मैं, तो मेरी जो आईडी है वो यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद विजिटेड स्टेटस, ये ब्लैंक है। अब यहाँ पे आप आइए प्रिस्क्रिप्शन पे। यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, RX, LIS और ERX। LIS जैसे कि नाम में पता है, लैब मॉड्यूल जो आपका है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन होके आ जाएगा LIS रिपोर्ट। सपोज आपने कोई पेशेंट देखा है और उसे आपने लैब के लिए फॉरवर्ड कर दिया, लैब आपकी इंटीग्रेटेड है, वहाँ पे उसका टेस्ट हुआ, उसके रिपोर्ट आ गई। तो जब वो पेशेंट वापस आपके पास आएगा तो आपका LIS में यहाँ पे आपका, अगर आप सर्च करेंगे, उसकी कोई जांच की रिपोर्ट होगी तो वो यहाँ पे दिखने लगेगी। बट अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इट्स ऑल ब्लैंक। दूसरा है आपका ERX। ERX पे क्लिक करते हैं।
ये यहाँ पे बता रहा है नो प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन एग्जिस्ट। अगर पहले इस पेशेंट ने आपको दिखाया होगा, पहले आपने डिजिटल ओपीडी की होगी, इसका पहले कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये भी नहीं है। तो अब यहाँ पे हम जाते हैं RX पे। ये हमारा काम है, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करने का। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक बड़े सी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें बहुत सारे ऊपर डैशबोर्ड पे कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, पहला तो टेम्पलेट का है। टेम्पलेट में आप चाहें तो व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे अभी कोई टेम्पलेट नहीं बना है तो इसलिए कोई नहीं लग रहा है। उसके बाद एग्जामिनेशन में 3 है, जनरल, सिस्टमिक और फिजिकल एग्जामिनेशन। तो चलिए यहाँ जनरल में जाते हैं। यहाँ पे बेसिक इंडिकेटर्स, हाइट, वेट, ये सब भरने हैं। सपोज़ कि हमने उसकी हाइट कर ली, उसकी हाइट है 178 सेंटीमीटर, वेट इज़ सपोज 88 kg। SpO2 मेजर किया हमने, वो 98% आ रहा था। BMI ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके, टेम्परेचर हमने लिया। हालांकि सबको पता है कि OPD में इतना चीज़ें होती नहीं हैं। कई जगह CSCs PSCs पे हो सकता है सारे जो आपके इसके लिए ज़रूरी सामान है वो ना मिले, बट फिर भी लेट्स ट्राई फ्रॉम आवर ओन साइड कि हम ये चीज़ें करें। जैसे मैंने अपनी OPD में कर रखा था कि कर रखा है सॉरी, कि मैं अपने खुद के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता हूँ, इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ। जैसे कि वेट मशीन हो गया, और थर्मामीटर इंफ्रारेड वाला यूज़ कर लेता हूँ, पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करता हूँ, इनफैक्ट BB मशीन भी मैं अपनी ही यूज़ करता हूँ। तो ये यहाँ पे फ़िलहाल हमने बॉडी टेम्परेचर, सपोज हम कह रहे हैं बॉडी टेम्परेचर उसका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था। ब्लड प्रेशर, अब हमने यहाँ पे ब्लड प्रेशर लिया। मान लीजिए इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, 160/110 था। रेस्पिरेटरी रेट हमने कैलकुलेट किया, इट वाज सपोज 15 चल रहा था। पल्स उसकी जो है सपोज वो टैकीकार्डिया में था, 110 पल्स थी। ब्लड शुगर फास्टिंग भी ले सकते हैं, PP भी ले सकते हैं, रैंडम भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। सपोज रैंडम ब्लड शुगर हमने कराया और वो आपका आया 132 का। अब हम यहाँ पे सेव वाइटल्स करेंगे। तो हमारे वाइटल्स यहाँ पे सेव हो गए हैं। यहाँ आपके डैशबोर्ड पे दिखने लगेगा, उसका सारे इंडिकेटर्स जो जो हमने किए हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो गए हैं। ठीक है, अब आएंगे सिस्टमिक एग्जामिनेशन पे। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में देयर इज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन जिसके बारे में आपको उससे पूछना होगा। मेडिकल हिस्ट्री, क्या डायबिटीज़ है, यस नो, मान लीजिए उसने कहा नहीं भाई नहीं है। हाइपरटेंशन, यस नो, मान लीजिए पहले से दवाइयाँ खा रहा है, इस केस में हमने ऑलरेडी BP उसका लिया है तो वी नो कि उसे हाइपरटेंशन है। ठीक है, क्या कोई दवाइयाँ चल रही हैं, अगर चल रही हैं तो हम यहाँ पे उसकी एंट्री करेंगे, और अगर नहीं चल रही हैं तो हम इसको हाइपरटेंशन की मेडिकल हिस्ट्री नो कर देंगे। सपोज हमने अभी मान लिया कि उसको BP तो है लेकिन वो कोई दवाई अभी नहीं खा रहा था। क्रॉनिक किडनी डिजीज़, COPD, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, ये सब की हिस्ट्री हम लेंगे। अगर इनमें से कोई भी यस होता है तो उसे यस करेंगे, नहीं होता तो नो कर देंगे। हार्ट अटैक हिस्ट्री तो यस किया, नहीं है तो नो किया। फिर पर्सनल हिस्ट्री, क्या इसे ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, पॉलीयूरिया, वेट लॉस, पॉलीडिप्सिया, ऑन डायलिसिस। पर्सनल हैबिट्स में स्मोकिंग, अल्कोहल, फिजिकल एक्टिविटी, सपोज फिजिकली एक्टिव था, कोई एथलीट टाइप का बंदा था जिसके हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हालांकि वेट ज़्यादा है, एथलीट तो नहीं होगा बट फिर भी मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ये हमारा सिस्टम एग्जामिनेशन भी सेव हो गया। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में जाएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कोई टेस्ट करते हैं उसका, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आप उसका क्या चीज़ कर रहे हैं, कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, कि डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास जो केस आया है उसका क्या कंडीशन है। उसमें आपको मान लीजिए कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई इसका लिगामेंट वगैरह कोई गया हुआ है, नी का जो लिगामेंट है, ACL VCL गया है, अपने जो भी इसका लैशमैन वगैरह टेस्ट करना है वो किया, तो वो सारी चीज़ें आप फिजिकल एग्जामिनेशन की यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर नहीं कुछ आप कर रहे हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, आप सीधे कंप्लेन पे मूव कर जाइए। अब यहाँ कंप्लेन की बात करेंगे। यहाँ कंप्लेन पे सपोज उसकी सिर्फ कंप्लेन है कि उसे हेडेक होता है, तो हमने यहाँ पे हेडेक ले लिया। कब से हो रहा है, सपोज उसने कहा कि भाई मुझे, देखिए यहाँ ड्यूरेशन का है, ड्यूरेशन में डेज, आवर्स, वीक, मंथ, ईयर्स कुछ भी ले सकते हैं। सपोज हमने कहा कि भाई उसने कहा कि मुझे पिछले 3 दिन से हेडेक हो रहा है। स्टेटस, अभी हेडेक एक्टिव है, रिकर कर रहा है, रिलैप्सिंग वाला है, इनएक्टिव है, इस समय रेमिशन में है, रिजॉल्व है, वो स्टेटस आपको लेना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे पास OPD में आया है तो कंप्लेन थी तो हमने उसे एक्टिव कर दिया। अगर एक कंप्लेन के अलावा और भी कोई कंप्लेन है तो ये जो प्लस का बटन है इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम दूसरी कंप्लेन डाल देंगे। सपोज कि हम कहते हैं उसे ब्रेथलेसनेस होती है
माइल्ड एक्सर्शन पे, यहाँ करते हैं ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन। ये कब से हो रही है? सपोज वो कहता है कि भाई ये तो मुझे पिछले 3 दिन से ये भी हो रही है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको इंटर कर दिया। अगर मान लीजिए ये कंप्लेन नहीं है तो हम यहाँ पे डिलीट कंप्लेन के ऑप्शन से, जो रेड कलर का ट्रैश कैन का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो कंप्लेन डिलीट हो जाएगी। अब कंप्लेन रिमार्क्स, यहाँ पे अगर आप उस कंप्लेन से रिलेटेड कुछ अन्य बातें लिखना चाहते हैं, कुछ उसको इलेबोरेट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे सेव कर देंगे और ये आपकी कंप्लेन सेव हो गई कि भाई इसकी इस डेट में हमने एंट्री करी है, 3 दिन से इसको ब्रेथलेसनेस एक्सर्शन और हेडेक हो रहा है, ठीक है। एक यहाँ डिस्प्ले ट्रेंड का ऑप्शन है, वो ये आपका दिखा देगा कि भाई इसको कब से सिम्टम जो है वो उसका क्रोनोलॉजिकल एक उसका पाई चार्ट बना देगा, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एनीवे इसको अभी हम जो है क्लोज करते हैं। क्लोज कहाँ से होगा ये? ओके, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया है, इसे क्लोज करने का ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा। ओके चलिए, इसको यहाँ से हम वापस आ गए प्रिस्क्रिप्शन से, बाद में देख लेंगे कि ये इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि इसे क्लोज करने कोई ना कोई ऑप्शन तो होना चाहिए। तो एनीवे ये हम कंप्लेन तक आ गए। यहाँ पे आप चाहें तो हिस्ट्री लिख सकते हैं, अगर उसको हिस्ट्री दे रहा है वो। सपोज़ वो कह रहा है कि पहले उसे कुछ दिन पहले उसे वॉमिटिंग की हिस्ट्री हुई थी, और वॉमिटिंग में बहुत सारे ऑप्शन है, बिलस वॉमिटिंग, वॉमिटिंग सिम्टम, एक्यूट वॉमिटिंग, इस तरह की कोई भी। मान लीजिए उसने कहा वॉमिटिंग हिस्ट्री थी उसको और उसे 1 हफ्ता पहले हुई थी, स्टेटस उसका अभी जो है अभी तो इनएक्टिव है, बट 7 डेज बैक उसको ऐसी कोई इशू हुई थी। यहाँ पे हम हिस्ट्री रिमार्क्स में उसे इलेबोरेट कर सकते हैं। पेशेंट हैड अ बाउट ऑफ रिकरेंट वॉमिटिंग 7 days back with severe headache। तो ये हमने यहाँ पे करके इसे सेव कर दिया। तो ये हमारा हो गया, कंप्लेन सेव होगी। अब इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपके पास लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी और प्रोसीजर 3 का ऑप्शन होता है। अब इसमें आप जो अवेलेबल सर्विसेज इन हॉस्पिटल हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी मैपिंग हुई होगी सब चीज़ों की तो वो दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेबोरेटरी पे जाते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन मान लीजिए, यहाँ पे पूछता है कि कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशन आप कराना चाह रहे हैं। सपोज आपने सोचा कि भाई और कुछ नहीं, मैं इसका एक कंप्लीट ब्लड काउंट करा देता हूँ। हालांकि कोई इसकी नीड है कि नहीं है वो तो डॉक्टर्स का कॉल है, बट मैं ये सैम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। चलो मैंने इसे कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए बोला। अगर इसमें कोई एडवाइस हमें देनी है तो वो हम ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है, सपोज यहाँ पे देखते हैं ईसीजी का नहीं दिखा रहा, इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। चलिए इलेक्ट्रोलाइट्स हम, हाँ मान लीजिए हम ले लेते हैं कि मैं इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसके हमें कराने हैं। तो हमने यहाँ पे, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइट्स हमने ले लिया। तो ये हमारा हो गया। इसमें लैब रिमार्क्स अगर हमें देने, मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेशन हम लिखते हैं जिसमें कि हमें उसमें क्लियरली लिखना है कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन इसकी एम्प्टी स्टमक होनी है या अर्ली मॉर्निंग सैंपल चाहिए, वो चीज़ें कर सकते हैं। फिर रेडियोलॉजी में हम अवेलेबल सर्विसेज इन हॉस्पिटल सेलेक्ट करेंगे, तो जो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल होंगी, मैप्ड होंगी, वो आएंगी। ऑल करेंगे तो हम ऑल में कोई भी करा सकते हैं। देखते हैं ईसीजी इसमें दिखा रहा है कि नहीं। रेडियोलॉजी में तो खैर नहीं आ रहा, और ईसीजी का कहीं तो होना चाहिए। चलिए इसको एक बार देखता हूँ मैं, क्योंकि ये मैंने भी इतना डिटेल में, इतना इन डेप्थ इसको नहीं देखा है, तो मुझे भी देखना पड़ रहा है वीडियो बनाते समय। एनीवेज रेडियोलॉजी में सपोज हमें कुछ नहीं कराना, हम छोड़ देते हैं। प्रोसीजर में जाते हैं, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आ रहा है, एक्सरसाइज टेस्ट के साथ है, नॉर्मल कंडीशन में है। सपोज हमने यहाँ पे ईसीजी कर दिया,
और उसके बाद इसे भी हमने सेव कर दिया। तो अब हमारे लैब भी हमने सेव नहीं किया था, नो रिकमेंडेशंस अवेलेबल। एक सेकेंड, ये सेव नहीं हुआ है किसी वजह से। आई थिंक इसको ऑल करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी फैसिलिटी पे मैप्ड नहीं है। नो रिकमेंडेशंस अवेलेबल। आई थिंक ये अभी फैसिलिटी इसमें पूरी तरह से इसकी लैब की जो आपकी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं उनकी मैपिंग नहीं हुई है। ऑल्दो लैब की मैपिंग कराई गई, एक बार लैब का मैं फिर से देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। CBC मैंने कर लिया, इसको सेव कर दिया। नहीं, ये किसी वजह से सेव नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको मैं फिर किसी वीडियो देखूंगा, कुछ हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन इशू हो। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि भाई आपको यहाँ पे लैब, रेडियोलॉजी, प्रोसीजर, ये आपको फैसिलिटी सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए हम एलर्जीज़ पे आते हैं। एलर्जीज़ में हमारा जो है पेशेंट से हम पूछेंगे किसी ड्रग से कोई एलर्जी तो नहीं है, किसी खाने से कोई एलर्जी तो नहीं है, किसी सब्सटेंस से तो नहीं है, किसी सब्सटेंस के लिए इंटॉलरेंस तो नहीं है। तो ये सारे उससे क्वेश्चंस हम पूछेंगे और उसको हम इंटर करेंगे यहाँ पे। फिर आते हैं हम डायग्नोसिस पे। अब यहाँ पे ईदर यू कैन मेक अ प्रोविजनल डायग्नोसिस और यू कैन मेक अ फाइनल डायग्नोसिस। अब बेसिकली इसको हेडेक की कंप्लेन है और प्रीवियस हिस्ट्री वॉमिटिंग की, तो हो सकता है कि इसको पिछली जो वॉमिटिंग हिस्ट्री बता रहा है वो एक काइंड ऑफ TIA वगैरह का इंसिडेंट रहा हो। तो वी कैन नॉट बी श्योर, सो वील गो विथ प्रोविजनल डायग्नोसिस। और बिकॉज इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हम इसको प्रोविजनल डायग्नोसिस में हाइपरटेंशन में डालते हैं। ये ICD कोड अपने आप उठा लेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एडवाइस इसमें आपकी कोई अगर देनी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें एक CDSS रिकमेंडेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, ये एम्स से टाई अप हुआ है उसका है। ये बेसिकली आपको रिकमेंडेशन देंगे बेस्ड ऑन कि आपने क्या डायग्नोसिस जो बनाई है। तो ये इसने रिकमेंडेशन दिया कि नहीं डायबिटीज़ नो है, हाइपरटेंशन यस है। तो ये रिकमेंडेशन दे रहा है डायग्नोसिस की। अब डायग्नोसिस का कोई रिमार्क आपको ऐड करना है हाइपरटेंशन से रिलेटेड, कुछ आपको इसमें एक्स्ट्रा उसको इलेबरेट करनी चीज़ें, तो वो आप कर सकते हैं। तो फिलहाल अब इसे नहीं कर रहे, हम यहाँ पे इसे सेव कर देते हैं और ये हमारा डायग्नोसिस यहाँ पे प्रोविजनल सेव हो गई है। नेक्स्ट हमारा लास्ट में आएगा मेडिकेशंस एंड रेफरल का। अब ये मेडिकेशंस एंड रेफरल है, मेडिसिन रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे भी आप CDSS रिकमेंडेशन ले सकते हैं। सपोज आपने CDSS रिकमेंडेशन पे क्लिक किया तो ये आपको बता देगा कि भाई आप इसे कौन सी ड्रग से स्टार्ट करें। ऑप्शन 1 लिस्नोप्रिल 10 mg, एनालाप्रिल 5 mg, लोसार्टन 50, ये आपको दवाइयाँ बता रहा है जिससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। ऑप्शन 2 में आप एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन 3 में डायरेटिक ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज आपका जो क्लिनिकल आपका एक रिकमेंडेशन सिस्टम डेवलप किया गया CDSS रिकमेंडेशन, वो यहाँ पे आपका दिखा रहा है। और उसमें ये भी बताता है सजेस्टेड फॉलोअप इन वीक 52, एडवाइस लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। एनीवेज इसको अभी हम यहाँ से इग्नोर करते हैं और हम आते हैं कि सपोज कि भाई हमारे पास जो दवाइयाँ अवेलेबल है हम उस हिसाब से प्रेस्क्रिप्शन जनरेट करेंगे। तो यहाँ पहले तो हमें स्टोर सेलेक्ट करना होगा। स्टोर हमारा क्योंकि अभी मैपिंग नहीं हुई है फार्मेसी की, इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा। और मेडिसिन में 2 ऑप्शन आते हैं, जो स्टोर में अवेलेबल है वो लेनी है या नॉट अवेलेबल इन स्टोर लेनी है। अब भी बिकॉज हमारे पास स्टोर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो इस ऑप्शन का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो हम सीधे सीधे आते हैं ड्रग नेम पे और यहाँ पे हम ड्रग नेम सर्च करते हैं। तो चलिए लेट्स से कि हम उसे रैमिप्रिल देना चाहते हैं। ये हमारा ड्रग नेम में नहीं आ रहा है तो इसे नॉट अवेलेबल इन स्टोर करके फिर सर्च करते हैं। ओके, यहाँ पे रैमिप्रिल हमारा आ रहा है। सपोज हमने इसको 5 mg ओरल टैबलेट सेलेक्ट करी। देखिए अवेलेबल स्टॉक 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी आपके स्टोर की मैपिंग नहीं हुई है और इसमें ड्रग अवेलेबल है भी नहीं। जब आपके स्टोर की मैपिंग, फार्मेसी मैपिंग हो जाएगी तो आपको जो दवाई का स्टॉक है वो दवा अवेलेबल है कि नहीं वो भी दिखाने लगेगा और कितनी अवेलेबल है आपके स्टोर में वो भी दिखाने लगेगा। सपोज हम इसे कहते हैं कि भाई ये आपको 1 टाइम अ डे लेनी है। फ्रीक्वेंसी में हम यहाँ पे OD लिख देंगे तो आपका अपने आप 1 डे आ जाएगा। ड्यूरेशन मान लीजिए हम इसे 7 डेज के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और इसके साथ रिमार्क्स अगर हम इसमें दे रहे हैं कि भाई ये हमें मान लीजिए हमने कहा कि भाई इसे आपको ब्रेकफास्ट के साथ लेना है।
ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जस्ट मिनट, ये तो बड़ा दिक्कत कर देता है सिस्टम कभी कभी। ड्रग सीडीएसएस रिकमेंडेशन को बंद कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो रहा था सिस्टम। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ये कॉलम खुले हैं इसे क्लोज कर देते हैं। अब मान लीजिए हमने इसमें एक दवाई उसे और ऐड करनी थी। हमने सोचा कि चलो भाई उसे हेडेक हो रहा है, तो करंटली हेडेक के लिए हम उसे डाइक्लोफेनेक सोडियम की 50 mg की टैबलेट दे देते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो यू कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब ट्रामाडोल। तो हमने इसे ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड 50 mg की टैबलेट दे दी। फ्रीक्वेंसी इसे भी हमने मान लीजिए इसे हमने कहा कि भाई बीडी लेना है ट्वाइस अ डे, और इसे हमने 5 डेज के लिए प्रिस्क्राइब किया। अगर हम इसमें और कोई दवाई ऐड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, ये खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हम इसे फिर और भी कोई ड्रग कि पेशेंट है भाई 2 दवाई से नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, वो चाहता है कि डॉक्टर साहब ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ लिख के दें, तो चलिए हम उसे विटामिन सी भी देते हैं। विटामिन सी इसमें नहीं ले रहा है, ओके, तो वो शायद एस्कॉर्बिक एसिड नाम से लेगा। ये थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। जी हाँ, ये एस्कॉर्बिक एसिड की 500 mg की टैबलेट हमने ले ली। इसको हमने एक टाइम लेना है, बट फ्रीक्वेंसी हमने मान लीजिए यहाँ पे टीडीएस नहीं ले रहा है। एक सेकेंड, इसको अगर टीडीएस नहीं ले रहा तो आप इसे थ्राइस लिख के देखिए, टीआईडी दिखा देगा, थ्राइस अ डे। और यहाँ पे हमने इसको जो है फिर अगेन 7 डेज के लिए प्रिस्क्राइब कर दिया। अब उसे क्योंकि बोल रहा है कि मुझे वॉमिटिंग वगैरह हुई थी, आपने उसको साथ में डिसाइड किया कि चलो भाई इसे एक जो है एंटी एमेटिक और एक एंटासिड भी इसे दे देते हैं एसिडिटी के लिए। तो सपोज मैंने कहा कि भाई इसे हमें पेंटोप्राजोल की पेंटोपैन 40 mg की टैबलेट जो है ये दे देता हूँ। एक टाइम लेनी है, ओडी लेनी है, ड्यूरेशन 7 डेज के लिए। और यहाँ मैंने लिख दिया कि ये भाई एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग लेनी है। तो इस तरह से बेसिकली जो है आप जो भी दवाइयाँ उसमें चलाना चाहते हैं वो आप ऐड करते जाएंगे। एक बार ये अवेलेबल इन स्टोर हो जाएगा तो आप यहाँ पे स्टोर अवेलेबल इन स्टोर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो जो आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है होगी वही दवा आएगी। तो ये आपने एक बार इसका वो कर दिया। मेडिकेशन रिमार्क, अगर मेडिसिन से कोई आप उसको वो एडवाइस देना चाहते हैं कि भाई सपोज आपने कोई ऐसी मेडिसिन किसी और केस में लिखी जिसमें कि कुछ एलर्जिक रिएक्शन का चांसेस रहता है, तो आपने उसे रिमार्क लिख दिया कि भाई इस मेडिसिन के साथ ये साइड इफेक्ट के चांसेस रहते हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप तुरंत दवा को स्टॉप करके ओपीडी में रिपोर्ट करें या इमरजेंसी में रिपोर्ट करें। तो वो ये मेडिकेशन रिमार्क्स में आप मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में आपसे पूछेगा कि क्या आप इस पेशेंट को रिफ़र करना चाहते हैं, रियली सॉरी। तो लास्ट में पूछेगा क्या आप इस पेशेंट को रिफ़र करना चाहते हैं, यस या नो। अभी इसका ब्लड प्रेशर 160/110 है और आपको नहीं लग रहा कि इसको रिफ़र करने की ज़रूरत है, तो आप इसे नो रखेंगे। अगर यस करेंगे तो यस में फिर वो आपसे पूछेगा किस हॉस्पिटल में, क्या कि विद इन हॉस्पिटल आप मतलब मान लीजिए आप मेडिकल कॉलेज में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, कि आप अपनी यूनिट से दूसरी यूनिट में रिफ़र करना चाहते हैं। आयुष्मान इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में तो वो आप कर सकते हैं। किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ज़्यादातर गवर्नमेंट डॉक्टर्स ही हैं हम लोग, तो हमें वही यूज़ करना पड़ेगा। या किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में, अगर स्पेसिफिक हॉस्पिटल है तो आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी ये फीचर पूरी तरह से आई थिंक ओपन नहीं हुआ है कि आप इसमें किसी को किसी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या हॉस्पिटल को आप बाई नेम सर्च करके सेलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। रेफरल नोट, अगर आप रेफर करते समय कोई एडवाइस देना चाहते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कुछ ध्यान रखना है, या उसके अलावा जो जहाँ वो जा रहा है वहाँ के लिए आप उसे कोई एडवाइस देना चाहते हैं, वहाँ जो भी रिसीविंग डॉक्टर्स या स्टाफ हों उनके लिए इस पेशेंट से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे रेफरल नोट में ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ रेफर नहीं करना, तो लेट्स से इसको हम नो कर देते हैं। और यहाँ पे फिर हम जो है इसे जनरेट करेंगे। अब यहाँ पूछेगा जनरेट अ प्रेस्क्रिप्शन, आप इसे ओके करेंगे। तो ओके करते ही ये आपका प्रेस्क्रिप्शन जनरेट होके आ जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा देखता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ कि नहीं, ये इसे एक्सपैंड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं नाम है, रजिस्ट्रेशन आईडी है, डेट है, बीपी उसका कितना था, हिस्ट्री, कंप्लेन, डायग्नोसिस, टेस्ट क्या लिखे हैं,
ओके, टेस्ट डबल बार ऐड हो गए, वहाँ पे दिखा रहा था, बट आई थिंक वो उस फीचर में कुछ इशू हुआ था, टेक्निकल इशू, जिस वजह से डबल 2 बार ऐड हो गए। ईसीजी 2 बार है, सीबीसी 2 बार है। फिर आपने जो दवाइयाँ चलाई हैं उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन हो गया, और लास्ट में आपका नेम रहेगा। अब आप चाहें तो इसे प्रिंट कर सकते हैं। सपोज मैं इसको जो है, इसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, और इसका मैं नाम दे देता हूँ सैम्पल ओपीडी है, तो इसको मैंने सेव कर लिया, ये हो गया। तो ये आपका प्रेस्क्रिप्शन जनरेट हो गया। इसको आप प्रिंट करके भी पेशेंट को दे सकते हैं, और नहीं तो ये ऑटोमेटिकली, अगर आपके यहाँ फार्मेसी मॉड्यूल, लैब मॉड्यूल एक्टिव हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली लैब में ही फॉरवर्ड हो जाएगा। फिलहाल इसे क्लोज कर देता हूँ मैं। तो ये आपका हो गया, किस तरह से आपको अपने पेशेंट को इसमें वो करना है, एग्जामिन करना है, किस तरह से उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, किस तरह से उसकी जो है लैब एडवाइस देनी है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से हो जाएंगी। एक बार इसे साइड में कर देता हूँ, बहुत दिक्कत कर रहा है ये। तो ये आपका हो गया। अब इस पर वापस जाते हैं ओपीडी क्लिनिक में। अब आप यहाँ दे सकते हैं कि अब प्रिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे विजिटेड स्टेटस दिखाएगा, विजिटेड, यानी इस पेशेंट को आप देख चुके हैं। आज की डेट में ये पेशेंट आपके पास आया था, आपने इसे देख लिया है। और जब आप ERX पे जाएंगे, मैं फिर दिखा देता हूँ, ई प्रिस्क्रिप्शन पे, तो इसका प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपका ओपन होके आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो पहले आपने इसे देखा था, तो क्या इसकी दवा चलाई थी, क्या लिखा था, वो सारा चीज़ें आ जाएंगे। अब ये फ्यूचर में कभी भी आए, अब सपोज 15 दिन बाद आता है, कहता है सर हम जो आपने पर्चा दिया था वो लाना भूल गए हैं। आप लॉग इन करेंगे, आप अपने एड प्रिस्क्रिप्शन में जाएंगे। अगर मान लीजिए 10 दिन बाद आ रहा है, तो सर्च पेशेंट में जाके आप बाय नेम उसको सर्च भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, सर्च करने पे वही आएगा, ऑब्वियस बात, एक ही पेशेंट है, ठीक है। और फिर उसमें आप जाके ERX में जाके उसका पुराना प्रिस्क्रिप्शन दोबारा से जनरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या था, क्या उसको समस्या थी, क्या जांचें लिखी थी, ठीक है। तो ये पूरा वर्क फ्लो है, किस तरह से आपको इस पर काम करना है, किस तरह से आपको पेशेंट को देखना है। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में IPD मॉड्यूल की एक चर्चा कर लूँ कि पेशेंट को हम एडमिट कैसे करेंगे, पेशेंट को हम डिस्चार्ज कैसे करेंगे, मतलब एडमिट करना, ट्रीटमेंट देना, डिस्चार्ज करना, वो सारा प्रोसीजर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेरीज अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, और अगर कोई गलती मुझसे हुई है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये पोर्टल मेरे लिए भी नया है, मैं खुद से करके ही सीख रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है गलतियाँ होंगी। कई बार मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ पोर्टल को करते समय। तो एनीवेज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।